हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक द्विआधारी या द्विचर संक्रिया, इंग्लिश में बाइनरी ऑपरेशन। अब देखिए, जो हम फलन पढ़ रहे हैं, फलन पार्ट फर्स्ट, उसी में इस टॉपिक को शामिल किया गया है। आप अपने राजस्थान बोर्ड में या एनसीईआरटी की बुक में देखेंगे तो आपको लास्ट के अंदर फर्स्ट चैप्टर में ये टॉपिक मिलेगा और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है। और 2013 राजस्थान बोर्ड एग्जाम में यहाँ से बड़ा क्वेश्चन पूछा गया 3 नंबर के लिए टॉपिक। बाकी और अब तक पिछले कई सालों से इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछा गया। टॉपिक बहुत आसान सा है। अगर मैं ये कहूँ कि द्विआधारी संक्रिया वो टॉपिक है जो हम मैथ्स में शुरू में पढ़ते हैं। अब आप सोचेंगे कैसे, कभी ऐसा नाम ही नहीं आया। याद करो, जब आप शुरू में बिल्कुल 3rd 4th क्लास के अंदर आपने जोड़ना सीखा, आपने घटाना सीखा, गुणा करना सीखा, भाग देना सीखा, यही गणित की मूलभूत द्विआधारी संक्रियाएं हैं। अब कैसे, आपको पता है कि अगर आप जोड़ते हो तो जोड़ने के लिए आपको 2 संख्याओं की आवश्यकता होती है, जैसे 2 और 3, और इनका योग करने पर 5। तो 2 संख्याओं को आधार मान करके जो संक्रिया आपने अप्लाई की है उसका रिजल्ट ये है। मतलब यहां पर इनपुट कौन कौन है, अगर मैं बात करूं इनपुट कौन कौन है तो आप कहेंगे 2 और 3 है। आउटपुट कौन है तो आप कहेंगे 5 है। यही द्विआधारी संक्रिया। अब इसको यहां क्यों शामिल किया गया है? क्योंकि यहां पर फलन में क्या होता है, याद करो। जैसे एक फलन लिख दिया मैंने, f(x) = 3x + 5। आप एक इनपुट लेते हो x = 3 या x = 4 ले लिया मान लो, तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? यहां पर 4 रख देंगे, 4 × 12 और 5 = 17। तो जिस प्रकार से फलन में एक इनपुट एक आउटपुट, द्विआधारी संक्रिया भी एक तरह से फलन ही है। बस इसमें क्या होता है, इनपुट जोड़े में लिया जाता है, युग्म के रूप में लिया जाता है। मतलब 2 इनपुट और उनके लिए एक आउटपुट। बस जैसे गुणा करते हो, भाग करते हो, कुछ बातें ध्यान में रखनी होती है। जैसे आपको बताया, भाग देते समय इस साइड में 0 नहीं होना चाहिए, यानी दूसरी संख्या जिसका भाग दिया जाता है वो संख्या 0 नहीं होनी चाहिए। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो यहां पर हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ऐसे ही जैसे मान लो आपने सदिश पढ़ा, 2 सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो एक सदिश राशि ही प्राप्त होती है आपको। तो यहां पर ये पहला सदिश जैसे a वेक्टर और ये दूसरा सदिश b वेक्टर, c वेक्टर, आपको एक सदिश राशि मिली। तो ये क्या है, एक द्विआधारी संक्रिया है। लेकिन अगर मैं डॉट प्रोडक्ट करता हूं a.b, तो मुझे एक राशि मिलती है जो अदिश राशि होती है। 2 सदिश राशियों का डॉट प्रोडक्ट एक अदिश राशि होती है। इसे हम द्विआधारी संक्रिया नहीं कहेंगे। अब आप पूछेंगे कैसे? क्योंकि द्विआधारी संक्रिया की परिभाषा में ही हम एक बात करेंगे कि जिस समुच्चय में से इनपुट लिए हैं, आउटपुट भी उसी समुच्चय में से प्राप्त होना चाहिए। मतलब इनपुट्स और आउटपुट्स का नेचर, प्रकृति क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो उसे हम द्विआधारी संक्रिया कहते हैं, अन्यथा नहीं कहते हैं। 2 संख्याओं को जोड़ते हैं, जैसे 2 प्राकृत संख्याओं को जोड़ने पर प्राकृत संख्या ही मिलती है, तो ये द्विआधारी संक्रिया है। 2 प्राकृत संख्याओं को घटाने पर हमेशा प्राकृत संख्या नहीं मिलती है, जैसे 3 और में से 4 घटाया -1 मिला, ये प्राकृत संख्या नहीं है। अतः माइनस जो है वो प्राकृत संख्याओं के समुच्चय पर द्विआधारी संक्रिया नहीं है। द्विआधारी संक्रिया कब होगी? जैसी संख्याएं ली है उसी समुच्चय में से रिजल्ट मिले। अगर यही मैं कहूं कि पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय में माइनस परिभाषित करो, तो पूर्णांक संख्या, 2 पूर्णांक संख्याओं का माइनस लेने पर हमेशा पूर्णांक ही आता है। प्लस में भी होते हैं पूर्णांक में, माइनस वाले भी आगे। तो ऐसी स्थिति में माइनस जो है वो पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय के लिए द्विआधारी संक्रिया हो जाएगी। गुणा, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय पर गुणन है वो द्विआधारी संक्रिया है, समझ रहे हैं। लेकिन अगर अपन बात करते हैं भाग की, तो 2 भाग 3, अब बताओ ये आया 2/3, 2/3 का मतलब 0.6 और 0.6 का मतलब प्राकृत संख्या नहीं है। इसका मतलब प्राकृत संख्याओं के समुच्चय पर भाग जो है वो द्विआधारी संक्रिया नहीं है। बस ये बातें अगर ध्यान में है तो हम इस टॉपिक को एक ही लेक्चर में खत्म कर देंगे, कोई बड़ा टॉपिक नहीं है। फटाफट बस अब थोड़ा सिस्टम से लिखने वाली बातें आ जाएंगी। क्या है कुछ देखो,
फटाफट मेरे साथ साथ आप लिखते चले। माना S एक अरिक्त समुच्चय, S फॉर सेट। अब ये समुच्चय है वो प्राकृत संख्याओं का भी हो सकता है, पूर्णांक संख्याओं का भी, कुछ भी हो सकता है ना। S एक अरिक्त समुच्चय है S क्रॉस S। अब मैंने ये S क्रॉस S क्यों लिखा, इसका रीजन समझ जाओगे, एक बार लिख रहा हूं। S क्रॉस S से S में, इसको गुणा मत पढ़े, S क्रॉस S पढ़े, में परिभाषित किसी फलन को S में एक द्विआधारी या द्विचर संक्रिया कहते हैं। द्विचर संक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब समझो S क्रॉस S से S में, इसका मतलब आप इतना समझो कि अगर आप कहते हैं ना A से B में कोई फलन परिभाषित है, इसका मतलब A से इनपुट लेते हैं, B में से आउटपुट मिलते हैं। यहां पर S क्रॉस S में से इनपुट लोगे। S क्रॉस S कैसे हो, जैसे मान लो एक समुच्चय S है 1 2 3, तो S क्रॉस S का मतलब क्या हुआ, पहले बनेगा 1 1, क्रमित युग्म बनेंगे, याद करो क्लास 11th में अपन पढ़ते हैं 1 3, फिर 2 1 2 2 2 3, और फिर 3 1 3 2 3 3। ये क्रमित युग्म बना दिया अपने। आप ऐसे मत सोचो, आप सोचो S क्रॉस S करने का मतलब एक अवयव S में से फिर दूसरा अवयव S में से उनका जोड़ा बना देना। ठीक है, दो अवयवों के लिए रिजल्ट क्या मिलेगा, एक ही अवयव मिलेगा। इनपुट दो होंगे, आउटपुट एक ही होगा। तो ऐसा फलन अगर परिभाषित किया जाता है तो उस फलन को द्विचर संक्रिया कहते हैं। जैसे प्लस एक फलन है, माइनस, मैंने एक शायद शुरू में एक सेंटेंस बोला था कि फंक्शन इज एन ऑपरेटर। ऑपरेटर मतलब जो इनपुट को आउटपुट में बदले, तो फंक्शन भी यही काम करता है। और यहां पर प्लस माइनस गुणा भाग ये तो बेसिक है, कुछ और द्विआधारी संक्रिया का भी हम यहां पर डिस्कशन करेंगे। तो समझ में वाला ये है, जैसे मान लो आपका फलन प्लस है तो इस क्रमित युग्म के लिए क्या रिजल्ट आएगा, 2 आएगा। इस क्रमित युग्म के लिए क्या रिजल्ट आएगा, 3 आएगा। इस क्रमित युग्म के लिए 4 आएगा। अब सोचो क्या सभी क्रमित युग्मों के लिए जो रिजल्ट आ रहा है वो उसी समुच्चय में से आ रहा है। आपने सिर्फ एक ऐसा क्रमित युग्म मिल गया, देखो हालांकि और भी है, 2 2 भी है, 2 3 भी है, 3 2 भी है, 3 2 ये 3 3 भी है और 3 1 भी है। ये ऐसे क्रमित युग्म है जिनके लिए आउटपुट उसी समुच्चय में से नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब इस समुच्चय पर प्लस जो है वो द्विआधारी संक्रिया नहीं होगी। कब होगी, बस इसी बात को ध्यान रखना है कि जिस समुच्चय में से 2 इनपुट लिए हैं उसी समुच्चय में से आपको आउटपुट मिलना चाहिए, बस। चलिए जी, अगर ऐसा कोई फलन परिभाषित किया जाता है तो उसे अपन द्विआधारी संक्रिया कहते हैं। आगे लिख दो समुच्चय, अगली लाइन, समुच्चय S में परिभाषित कोई द्विचर संक्रिया, कोई द्विचर संक्रिया एक ऐसा नियम है, एक ऐसा नियम है, याद करो ये फलन की परिभाषा लिख रहा हूं मैं। समुच्चय A से B में परिभाषित फलन एक ऐसा नियम है जो A के सभी अवयवों को B के साथ में जोड़ता है। तो मैं यहां क्या लिखूंगा, एक ऐसा नियम है जिसके आधार पर S के अवयवों के प्रत्येक क्रमित युग्म के लिए, के प्रत्येक
क्रमित युग्म के लिए, प्रत्येक क्रमित युग्म ए बी के लिए, ए बी लिख देता हूं, प्रत्येक क्रमित ए भी एस में से है और बी भी एस में से है। हम लिखते हैं प्रांत वाला जो ए था, ए के प्रत्येक अवयव के लिए बी में एक अद्वितीय प्रतिबिंब होना चाहिए या बी के एक अद्वितीय अवयव से संबद्ध होना चाहिए। तो वही यहां पर प्रत्येक क्रमित युग्म के लिए एस का एक अद्वितीय अवयव सी प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, फिर मैं एक और लाइन लिख रहा हूं, सामान्यतः द्विचर संक्रिया को स्टार, ऐसे स्टार लगा के प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, स्टार से निरूपित किया जाता है। अब देखो, प्लस भी एक संक्रिया है, माइनस भी एक संक्रिया है, गुणा भाग ये संक्रियाएं ही हैं, लेकिन अब सबके लिखने के प्लस को ऐसे लिखते हैं, माइनस को ऐसे, गुणा भाग ये ऐसे। तो हम क्या करते हैं, जनरलाइजेशन के लिए इन सब के लिए क्या काम में ले लेते हैं, स्टार काम में ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो इसको लिखने का दूसरा हमारे पास में जो तरीका रहेगा, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे ले रहा हूं। क्या, जो डेफिनेशन मैंने लिखी है उसको मैथमेटिकली देखो कैसे लिख रहा हूं। फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू एस क्रॉस एस, ए स्टार बी बराबर सी बिलोंग्स टू एस। बात को समझे कि प्रत्येक क्रमित युग्म जो एस क्रॉस एस का अवयव है उसके लिए ए बी पर संक्रिया अप्लाई करने पर रिजल्ट मिले सी। जैसे मान लो स्टार का मतलब प्लस है तो इसका मतलब ए प्लस बी सी आएगा, स्टार का मतलब माइनस है तो ए माइनस बी बराबर सी, स्टार का मतलब गुणा है तो ए गुणा बी बराबर सी, स्टार का मतलब भाग है तो ए भाग बी बराबर सी। ये जो रिजल्ट है ये भी उसी समुच्चय में से आना चाहिए। यदि कोई एक क्रमित युग्म ऐसा मिल जाए जिसके लिए ये रिजल्ट इस समुच्चय में से नहीं आ रहा है तो हम कहेंगे यह द्विआधारी संक्रिया नहीं है। द्विआधारी संक्रिया कब होगी, जब S के प्रत्येक क्रमित युग्म के लिए, मतलब A और B के प्रत्येक संभावित मान के लिए रिजल्ट भी उसी समुच्चय में से आ रहा हो। एक तो ये तरीका हो गया लिखने का। दूसरा तरीका AB बिलोंग्स टू S, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, A, B बिलोंग्स टू S क्रॉस S। क्रमित युग्म बनाओगे तो समुच्चय S नहीं रहेगा, फिर क्या हो जाएगा, S क्रॉस S हो जाएगा। क्रमित युग्म कब बनते हैं, जब समुच्चयों का कार्तीय गुणन होता है। इंडिविजुअल अलग अलग लिखना हो तो आप लिखेंगे A, B बिलोंग्स टू S, दिस इंप्लाइज A स्टार B बराबर C बिलोंग्स टू S, और ऐसा सबके लिए होना चाहिए। तो मैं लिख देता हूं फॉर एवरी AB बिलोंग्स टू S। ये दो तरीके हैं इसको प्रदर्शित करने के मैथमेटिकली। अच्छा, जैसे अपन लिखते हैं ना, f एक फलन है a से b में परिभाषित है, तो द्विआधारी संक्रिया के लिए क्या लिखा जाता है, स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है और परिभाषित कहां से कहां होगी, s क्रॉस s से s में परिभाषित होगी। a से b में परिभाषित होने का मतलब क्या होता है कि इनपुट लेने हैं ए में से, आउटपुट मिलेंगे बी में से। यहां मैं क्या कहूंगा, इनपुट लेने हैं एस क्रॉस एस में से, क्योंकि दो इनपुट लेने हैं, और आउटपुट मिलेगा एस में से। ठीक है, तो ये आपकी द्विआधारी संक्रिया को प्रदर्शित करने के तरीके हो गए। अब मैं फटाफट कुछ एग्जाम्पल और ये आपके लिए लिख रहा हूं। नंबर 1, अगर आपसे कहा जाए ए बी बिलोंग्स टू एन, AB बिलोंग्स टू N, A और B प्राकृत संख्याएं हैं, तो सुनना ध्यान से,
मुझे बताइएगा a प्लस बी करने पर c आया मान लो, बस ये बातें सोचनी है। a प्लस बी करने पर c आया तो क्या c भी प्राकृत संख्या आएगा क्या? आप कहेंगे बिल्कुल आएगा, c सदैव प्राकृत संख्या आएगा, हाँ या नहीं? फिर अगर मैं कहता हूं कि a माइनस बी बराबर c, क्या c हमेशा प्राकृत संख्या आएगा? आप कहेंगे हमेशा नहीं होगा। ज्यादा बेहतर रहेगा इसके पीछे आप इसे लिखें। पहला, फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू एन के लिए फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू एन के लिए ए प्लस बी बराबर सी बिलोंग्स टू एन होगा। ए माइनस बी बराबर अगर सी हो, ये प्राकृत संख्या से संबंधित नहीं होगा, हमेशा नहीं होगा। होगा कई बार, जैसे 5 और 3 ले लिए तो 5 माइनस 3 2 आएगा, लेकिन 3 और 5 ले लिए तो 3 माइनस 5 माइनस 2 आएगा, ये प्राकृत संख्या नहीं है। तो और a गुणा b बराबर c, ये भी सदैव एक प्राकृत संख्या आएगी। a भाग b, ये सदैव प्राकृत संख्या नहीं आएगी। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो? इन चारों से मैं ये लाइन लिख सकता हूं क्या? प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में, संख्याओं के समुच्चय n में परिभाषित योग तथा गुणन संक्रियाएं द्विआधारी हैं, परंतु व्यक्लन यानी घटाना एवं भाग संक्रियाएं द्विआधारी नहीं है, द्विआधारी नहीं है। बस बात खत्म हो जाती है। ऐसे ही नंबर 2, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय की बजाय अब मैं समुच्चय ले लेता हूं पूर्णांक संख्याओं का। ए बी बिलोंग्स टू जेड के लिए पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय के लिए बताना, a प्लस बी बराबर c हो तो क्या c पूर्णांक संख्या ही आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। दो पूर्णांकों का योग पूर्णांक ही होता है। अगर दो पूर्णांकों को घटाते हैं तो घटाव भी पूर्णांक ही होता है। ध्यान दीजिए, इस बार प्लस माइनस दोनों आ गए, घटाव भी पूर्णांक ही होता है। a गुणा b बराबर c हो तो गुणन भी क्या होता है? पूर्णांक ही होता है। परंतु a भाग b बराबर c हो, ये पूर्णांक हो ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे एक उदाहरण दे सकते हो आप क्या? जैसे मान लो मैंने कहा कि a बराबर 2 b बराबर 3, तो 2 क्या है? पूर्णांक है। 3 क्या है? पूर्णांक है। 2 भाग 3 2/3 पूर्णांक नहीं है। तो अब आप क्या लाइन लिख सकते हो? पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय z में योग, व्यक्लन तथा गुणन संक्रियाएं द्विआधारी हैं, परंतु भाग संक्रिया द्विआधारी नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही मुझे कुछ एग्जाम्पल देने हैं। नंबर 3, अब मैं आगे बढ़ता हूं पूर्णांक संख्याओं के बाद में ये ले लेता हूं a फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू क्यू। क्यू मतलब परिमेय संख्याओं का समुच्चय, क्यू के लिए फिर वही बात करेंगे। a प्लस बी बराबर c हो, ये हमेशा परिमेय संख्या ही आएगी। a माइनस बी बराबर c हो, ये भी हमेशा परिमेय संख्या ही आएगी। a गुणा b बराबर c हो, ये भी हमेशा परिमेय संख्या आएगी। और a भाग b बराबर c हो, ये भी हमेशा परिमेय संख्या ही आएगी। परिमेय संख्या वो होती है जो p बटा q के रूप में हो। अब अगर दो परिमेय संख्या ले ली, जैसे आपने ले ली 1/2
और 2/3 मान लो, तो इनका भाग किया तो कितना आ गया, ये ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, 3/2 मतलब आंसर आ जाएगा 3/4। ये परिमेय संख्या है। लेकिन इसकी भी एक शर्त है, क्या, और वो शर्त ये है कि जिसका भाग दे रहे हैं वो कभी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, बी को कभी भी 0 नहीं लेंगे। अगर प्रश्न में ये बात नहीं लिखी हुई है तो हम कहेंगे कि ये द्विआधारी संक्रिया नहीं है। क्यों? क्योंकि तब आप एक उदाहरण दे देंगे जिसमें b0 ले लेंगे, और b0 लेते ही a भाग b का रिजल्ट ही नहीं आएगा, मतलब अपरिभाषित आएगा, और अपरिभाषित संख्या माने इनफाइनाइट परिमेय थोड़ी होता है। ठीक है, लेकिन जनरली लिखा हुआ मिल जाता आपको। ऐसे ही नंबर 4 मैं बात करता हूं वास्तविक संख्याओं के समुच्चय की। फॉर एवरी AB बिलोंग्स टू R के लिए, इसके लिए भी अगर दो वास्तविक संख्याओं का योग करते हैं तो एक वास्तविक संख्या ही आती है। आपको पता है, जबरदस्ती आयोटा थोड़ी आ जाएगा। A भाग B करते हैं, सॉरी A माइनस B करो पहले, A माइनस B बराबर C, ये भी एक वास्तविक संख्या ही आएगी। A गुणा B करो, ये भी एक वास्तविक संख्या आएगी। A भाग B करो, ये भी एक वास्तविक संख्या ही आएगी, परंतु इसमें भी वही कंडीशन कि B नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, अच्छा जी। इसके बाद में 5 नंबर, मान लो कैपिटल A और कैपिटल B दो समुच्चय हैं, और वो भी समुच्चय किसमें से हैं, समुच्चय S के घात समुच्चय में से हैं। पावर सेट याद आ रहा होगा, घात समुच्चय क्या होता है, जैसे मान लो S समुच्चय में 2 अवयव होते हैं A और B, तो इसका जो घात समुच्चय बनेगा वो क्या बनेगा, इनके उप समुच्चय से बनेगा। अब सबसे पहला उप समुच्चय कौन होता है, रिक्त समुच्चय। फिर एक अवयव को लेकर के उप समुच्चय बनाओ, एक एक अवयव को लेकर, और फिर इन दोनों को लेकर के बनाओ AB, ये बन गया घात समुच्चय। अब मान लो इसमें से ये A है, ये B है, कैपिटल A कैपिटल B नाम दे दिए, तो आप इन दोनों का इंटरसेक्शन लो, इंटरसेक्शन लेंगे तो फाई आएगा, मतलब उसी समुच्चय में से आ रहा है, और यूनियन लेोगे तो AB आएगा, मतलब उसी समुच्चय में से आ रहा है, आगे नहीं। तो यहां से आप ये कहेंगे कि A यूनियन B करने पर आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो PS में से ही मिलेगा, और A इंटरसेक्शन B करने पर जो रिजल्ट मिलेगा वो भी उसी समुच्चय PS में से मिलेगा। यानी कि मैं क्या कह सकता हूं कि किसी समुच्चय के घात समुच्चय में परिभाषित, किसी समुच्चय के घात समुच्चय में परिभाषित यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों द्विआधारी संक्रियाएं होती है। ठीक है, अच्छा जी। और सदिश वाला दे देते हैं उदाहरण, क्या, नंबर 6 जो पढ़ चुके हैं अपन, A वेक्टर और B वेक्टर दो सदिश हैं, V क्या है, सदिशों का समुच्चय है, और मतलब जितने सदिश पॉसिबल हैं वो सारे समुच्चय आ गए। अब मुझे बताओ A वेक्टर डॉट B वेक्टर करेंगे तो क्या आएगा, C आएगा, जो कि सदिश नहीं है, तो डॉट प्रोडक्ट द्विआधारी संक्रिया नहीं है, परंतु क्रॉस करने पर जो रिजल्ट आएगा, दो सदिशों का क्रॉस करने पर जो रिजल्ट आएगा वो एक सदिश संख्या ही आएगी, वो बिलोंग्स टू V है। इसका मतलब ये क्या है, सदिश गुणन द्विआधारी संक्रिया है। ओके, अच्छा जी। नंबर 7, मैंने A और B दो अवयव ले ली, M क्या है, सेट ऑफ मैट्रिक्स, ये क्या है, सेट ऑफ वेक्टर्स, सेट ऑफ ए वेक्टर्स। ये PS क्या है, पावर सेट ऑफ S, और ये M क्या है, सेट ऑफ मैट्रिसेज, मतलब अवयवों का समुच्चय। अब बताइए, दो अवयवों का योग करने पर जो रिजल्ट आता है वो भी एक अवयव ही आती है। दो अवयव, 2x2 की दोनों का जोड़ा 2x2 की एक अवयव ही आएगी, रिजल्ट भी M ही आएगा। दो अवयवों को घटाते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो क्या होगा, एक अवयव ही होगा। लेकिन
दो अवयवों को गुणा करने पर आता तो अवयव ही है, पता है, दो अवयवों को गुणा करते हैं तो अवयव ही आता है, लेकिन ये हम यहां नहीं लिख रहे हैं क्योंकि कुछ स्थितियां ऐसी भी होती हैं जब अवयवों का गुणन ही नहीं किया जाता। तो जब कोई संक्रिया कुछ जगह पर अप्लाई ही नहीं हो तो उसे अपन, क्योंकि हमारी डेफिनेशन में क्या आता है, प्रत्येक क्रमित युग्म के लिए, डेफिनेशन में जो लाइन आती है प्रत्येक क्रमित युग्म के लिए, जिसके आधार पर एस के अवयवों के प्रत्येक क्रमित युग्म, क्या सभी अवयवों का आपस में गुणा संभव है? नहीं है। लेकिन एक चीज और, इस स्थिति में आप यह कह सकते हैं सेट ऑफ मैट्रिसेज ऑफ सेम ऑर्डर, अगर यह बात आप नहीं लिखेंगे तो फिर योग और गुणा, योग और घटाओ भी संभव नहीं है। समान क्रम के अवयवों का समुच्चय है तो योग और गुणा किया जा सकता है, जैसे ये भी 2 क्रॉस 3 की है, ये भी 2 क्रॉस 3, योग किया जा सकता है, भाग किया जा सकता है, गुणा नहीं किया जा सकता। गुणा के लिए तो वो नियम होते हैं ना अलग, इसलिए इसको हमें यहां नहीं लिख रहा हूं। अब बताइए, समान क्रम की अवयवों के सभी संभव अवयवों के समुच्चय m पर योग और व्यक्लन क्या है? द्विआधारी संक्रियाएं हैं। तो ये तो हमारी बेसिक द्विआधारी संक्रिया थी, प्लस माइनस गुणा भाग ये सारी चीजें, ठीक है। अब मैं पहले तो द्विआधारी संक्रियाओं के विशेष प्रकारों पर जाऊंगा, उसके बाद में आगे हम बस 2-2 मिनट की बात करनी है। सबसे पहले यह क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रिया, कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। अब देखो, क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रिया, एक लाइन में डेफिनेशन लिखूंगा, क्या? यदि A स्टार B बराबर B स्टार A for every AB belongs to S हो तो स्टार S क्रॉस S टू S एक क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रिया है। बात समझ गए? ये नाम तो बहुत बार आते हैं, क्रम विनिमय संक्रिया, द्विआधारी संक्रिया। मतलब यह हुआ कि क्रम बदलने पर, इनपुट्स का क्रम बदलने पर अगर कोई प्रभाव न पड़े तो वो द्विआधारी संक्रिया क्या होती है? क्रम विनिमय। क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रिया होने से पहले द्विआधारी होना जरूरी है। तो जो भी द्विआधारी संक्रिया आपने देखी है, जैसे ये द्विआधारी संक्रिया है, ये पहली और ये वाली, क्या इन पर क्रम का कोई प्रभाव पड़ता है? a प्लस बी करो चाहे b प्लस a करो, a गुणा b करो चाहे b गुणा a करो, क्या रिजल्ट पे कोई प्रभाव पड़ता है? नहीं पड़ता। तो ये संक्रिया क्या है? क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रिया। यहां देखिए, अगर मैं बात करता हूं माइनस वाली द्विआधारी संक्रिया पर, 2 में से 3 घटता है, 1 आता है, सॉरी -1 आता है, पूर्णांक ही आता है। 3 में से 2 घटता है, 1 आता है, पूर्णांक ही आता है। द्विआधारी संक्रिया तो है ये, परंतु क्रम विनिमय नहीं है। गुणन संक्रियाएं क्रम विनिमय नहीं होती है, भाग संक्रिया भी क्रम विनिमय नहीं होती है। जैसे 2 में 3 का भाग देते हो, 2/3 आता है परिमेय संख्याओं की स्थिति में। परिमेय संख्याओं में 2/3 करते हो, एक 3/2 करते हो, रिजल्ट अलग अलग है। तो गुणन और योग तो सदैव क्या होते हैं? क्रम विनिमय होते हैं, परंतु भाग और व्यक्लन है वो क्रम विनिमय नहीं होते हैं। ऐसे ही सदिशों का गुणन, सदिश गुणन, सदिशों का अदिश गुणन तो द्विआधारी संक्रिया ही नहीं होता, और सदिश गुणन है वो क्रम विनिमय नहीं होता। अवयवों का योग क्रम विनिमय है, परंतु अवयवों का व्यक्लन क्रम विनिमय नहीं है। ठीक है। तो इसके लिए जो भी आप लिखना चाहें कि योग एवं गुणन संक्रियाएं क्रम विनिमय होती है, परंतु व्यक्लन एवं भाग संक्रियाएं कब जब परिभाषित हो तब की बात है। संक्रियाएं क्रम विनिमय नहीं होती। आप लिखना चाहो तो लिखना है ना, सदिशों का
सदिश गुणन क्रम विनिमय संक्रिया नहीं है। अब ये मत कहना कि अदिश गुणन क्रम विनिमय संक्रिया है। अदिश गुणन क्रम विनिमय होता है, हम ये नहीं कहेंगे अदिश गुणन क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रिया है ना। क्यों? क्योंकि अदिश गुणन द्विआधारी संक्रिया होता ही नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, एक मैं इसमें एज ए एग्जांपल आपके सामने लिखूं कि स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है जो कि धनात्मक वास्तविक संख्याओं के समुच्चय पर परिभाषित है, तो इसको ऐसे लिखा जाएगा क्या? ऐसे लिखा जाएगा कि इनपुट कहां से लेने हैं? आर प्लस में से, और आउटपुट है आर प्लस में से, और ए स्टार बी बराबर आपको दे रखा है ए की पावर बी। अब बताइए, यहां लिखा हुआ है फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू आर प्लस। क्या यह संक्रिया जो आपके सामने है क्रम विनिमय है? देखो, लेट अज्यूम, माना ए बराबर मैंने मान लिया 2, ठीक है, और बी बराबर मान लिया 3। वास्तविक संख्या ही माननी है धनात्मक। तब एक तो आप ये बताओ मुझे 2 की घात 3 कितना आएगा? तो 8 आएगा। और एक बताओ 3 की घात 2 कितना आएगा? 9 आएगा। तो क्या यहां से आप क्या कहोगे? रिजल्ट क्या मिला आपको? क्या a की घात b बराबर नहीं है b की घात a के? या फिर आप क्या कह सकते हो a स्टार b बराबर नहीं है b स्टार a। मतलब a और b को अगर आप बदल देते हैं, 2 स्टार 3 का मतलब है 2 की घात 3, और 3 स्टार 2 का मतलब 3 की घात 2, तो क्या यह क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रिया होगी? नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट, साहचर्य द्विआधारी संक्रिया। फटाफट ये नोट करते चलो। अगला है साहचर्य द्विआधारी संक्रिया। इस बार 3 अवयव ले रहा हूं मैं। यदि a स्टार b स्टार c, और इनमें ब्रैकेट यहां लगा दिया मैंने, बराबर a स्टार b स्टार c, यदि ऐसा रिजल्ट सेम आ रहा है, मतलब समझना पूरी बात को, 3 अवयवों पर संक्रिया लगाएं। आपने बाद वाले दोनों पहले सोल्व किए फिर ये सोल्व किया, इसमें पहले ये दोनों सोल्व किए फिर ये सोल्व किया। अगर रिजल्ट बराबर आ रहा है और हमेशा बराबर आ रहा है, फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू एस हो, तो स्टार साहचर्य द्विआधारी संक्रिया होती है। साहचर्य द्विआधारी संक्रिया होती है। अच्छा, स्टार सिर्फ अकेला न लिखे, ऐसे भी तो लिख सकते हो एस क्रॉस एस से एस। ठीक है, इसका एक उदाहरण अगर मैं दूं, प्लस इनके बारे में बताओ। आप देखें a प्लस बी प्लस सी, अगर आप b और c को पहले जोड़ते हैं या फिर आप a और b को पहले जोड़ते हैं, चाहे जो आपका a b c है, फॉर एवरी a b c बिलोंग्स टू कोई भी समुच्चय हो, मैं ऐसे लिख देता हूं, चाहे वो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, चाहे परिमेय का है, चाहे पूर्णांक का है, कैसा भी समुच्चय है, सभी समुच्चयों में योग संक्रिया की बात करता हूं तो ये सदैव साहचर्य होगी। आप चेक कर सकते हो 2 + 3 + 5, तो 3 और 5 को पहले जोड़ा 8, 2 10, यहां पर 2 और 3 को पहले जोड़ा 5 और 5 10, सीधी सी बात है। एबीसी के मान लेकर के आप देख सकते हो। ऐसे ही अगर गुणन संक्रिया की बात चले, ए बी सी, अगर बी और सी का गुणा पहले कर दो और फिर ए से गुणा कर दो, या ए और बी का गुणा पहले कर दो फिर सी से गुणा कर दो, सभी संख्याओं के लिए चाहे कोई सा भी समुच्चय हो, ए बी सी बिलोंग्स टू एस, तो ये भी क्या है? एक साहचर्य द्विआधारी संक्रिया। सदिश योग, अगर मैं बात करूं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, 3 सदिशों का योग करते हैं, या a प्लस बी प्लस सी, तो भी ये संक्रिया क्या? फॉर एवरी ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर बिलोंग्स टू वी, सदिशों के समुच्चय में योग संक्रिया सदैव क्या होती है? साहचर्य होती है। ठीक है, लेकिन अब मैं एक उदाहरण दे रहा हूं जो साहचर्य नहीं है, और वो कैसे है? स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है, आर से आर में परिभाषित है, और ए स्टार बी बराबर आपको कहा गया है ए स्टार बी बराबर ए प्लस 3b। ठीक है, और फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू आर, वास्तविक संख्या है। अब इसके लिए साहचर्यता की बात करें अपन तो कैसे करेंगे? मैंने
मैं पहले अभी उदाहरण देके बता रहा हूं, आगे चल करके हम उदाहरण नहीं देंगे, हम पूरे प्रोसेस से करेंगे। आप ए, बी और सी के 3 मान लो, ए, बी और सी। जैसे ए का रिजल्ट मैंने 2 और 3 और ये 5 ऐसे ले लिए। अब सुनना ध्यान से, सबसे पहले मैं गणना कर रहा हूं ए स्टार बी स्टार सी की। इसका मतलब है मैं चाह रहा हूं 2 स्टार 3 स्टार 5। अब पहले ब्रैकेट यहां लगा हुआ है तो इस 2 को एक बार एज इट इज रखो। अब जो परिभाषा है उसमें ए की जगह पर 3 और बी की जगह पर 5 रख दो, तो ये कितना हो गया? ए की जगह पर 3 रखेंगे तो 3 प्लस 3 गुणा 5। एक्चुअली ये क्या बन गया? 2 स्टार, नहीं समझे बात? ये ब्रैकेट लगा हुआ था ए स्टार बी बराबर है ए प्लस 3b, तो ए की जगह पर 3 और बी की जगह पर 5, मतलब पहला इनपुट 3 दूसरा इनपुट 5। अब ये कितना बन गया? 15 और 3 18, ये बन गया 18। 2 स्टार 18। अब 2 स्टार 18 का रिजल्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे? दोबारा से संक्रिया लगेगी, ए स्टार बी बराबर ए प्लस 3b, तो 2 स्टार 18 का मतलब क्या हो जाएगा? ए की जगह पर 2 प्लस 3 गुणा 18, 18 37 स्टार 54 और 2 56 रिजल्ट आ गया। ऐसे ही अगर मैं कहूं ए स्टार बी पहले सॉल्व करना है और फिर स्टार सी करना है, तो ए स्टार बी करो, तो ए स्टार बी कैसे करेंगे? ए प्लस 3b, या पहले ऐसे लिखो 2 स्टार 3 स्टार 5, तो 2 स्टार 3 पहले करो, तो 2 प्लस, ध्यान देना 2 प्लस 3 गुणा 3, नहीं समझे? ए की जगह पर 2 बी की जगह पर 3 और स्टार 5 एक बार एज इट इज। अब ये हो गया कितना? 3 3 9 और 2 11, 11 स्टार 5। अब फिर से 11 स्टार 5 का मतलब 11 प्लस 3 गुणा 5, 11 प्लस 3 गुणा 5, 15 16 26। क्या ये बराबर आए? बराबर नहीं आए। इसका मतलब ये क्रम साहचर्य द्विआधारी संक्रिया नहीं है। एक उदाहरण लेकर के आप इसको बता सकते हैं, ठीक है? चलिए फटाफट आप इसको छापिए। इसके बाद में 2 छोटे छोटे पॉइंट रह जाते हैं। क्या? द्विआधारी संक्रिया का तत्समक अवयव और उसका प्रतिलोम अवयव, इनका डिस्कशन अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे क्योंकि अभी काफी लेंथी हो जाएगा। तो मतलब बेसिक बात ये थी समझने के लिए, एक द्विआधारी संक्रिया क्या होती है? एक ऐसा फलन है जिसमें 2 इनपुट लेते हैं किसी समुच्चय में से और आउटपुट भी उसी समुच्चय से प्राप्त होता है। यानी इनपुट है वो युग्म के रूप में लिए जाते हैं, जोड़े के रूप में लिए जाते हैं। तो S के प्रत्येक क्रमित युग्म के लिए S का ही एक अवयव C प्राप्त हो, तो ऐसे फलन को जो ऐसी परिभाषा दी जाती है उसे हम क्या कहते हैं? द्विआधारी संक्रिया। उसको निरूपित करने के लिए आप स्टार काम में लेते हो। हमारी मूलभूत द्विआधारी संक्रियाएं 4 होती हैं, प्लस माइनस गुणा भाग, ये द्विआधारी है। लेकिन ये कौन से समुच्चय पर परिभाषित की गई हैं, वो समुच्चय काफी इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि हमेशा अगर रिजल्ट उसी समुच्चय में से आता है तो उसे हम द्विआधारी संक्रिया है अन्यथा नहीं है के रूप में वर्गीकृत करेंगे। ये मैंने कुछ उदाहरण लिए और ये संकेत हैं द्विआधारी संक्रिया को निरूपित करने के। फिर उसके बाद में क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रिया, इनपुट्स जो है उनका क्रम बदलने पर अगर आपके रिजल्ट पर प्रभाव न पड़े तो ऐसी संक्रिया, और हमेशा न पड़े, ऐसा नहीं है कि एक जगह पर नहीं पड़ा तो फिर सब जगह ना, हमेशा प्रत्येक अवयव के लिए अगर ये रिजल्ट यहां पर आपने कह दिया 2 की घात 3 बराबर 3 की बराबर नहीं है 3 की घात 2, नहीं वाला काम तो एक उदाहरण से चल जाएगा। लेकिन अगर मान लो हमेशा बराबर आ रहा है तो उस स्थिति में आपको पूरा एक जनरल फॉर्मेट बताया जाएगा, आगे जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे उसके आधार पर हम द्विआधारी संक्रिया को क्रम विनिमय है और नहीं में वर्गीकृत करेंगे। ऐसे ही साहचर्य द्विआधारी संक्रिया, परिभाषा ये याद रखनी है बस, ए स्टार बी स्टार सी, पहले बी और सी पर ब्रैकेट लगाओ फिर ए और बी पर ब्रैकेट लगाओ। अगर रिजल्ट सेम मिलता है तो द्विआधारी संक्रिया साहचर्य है, अन्यथा नहीं है। ओके, 2 टॉपिक और इसमें रह जाते हैं, क्या क्या? तत्समक अवयव और प्रतिलोम अवयव। जैसे फलन में भी तत्समक फलन और प्रतिलोम फलन पढ़े वैसे ही इसमें होगा, ठीक है? तो बस आप प्रैक्टिस करें। अपनी बुक में से कुछ क्वेश्चन तो शुरू में ही दे रखे हैं हाँ या ना वाले, कि बताइए कि निम्नलिखित में से द्विआधारी संक्रिया है या नहीं है। एक दे रखा है बताइए निम्नलिखित द्विआधारी संक्रियाओं के क्रम विनिमय तथा साहचर्यता की जांच कीजिए। तो ये सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं, बाकी अपने को नेक्स्ट लेक्चर्स में करने ही है, ठीक है? थैंक यू सो मच।